ये मिस्टर अजहरुद्दीन काजी। यस सर। अजहरुद्दीन जी, मैं देख पा रहा हूँ कि आप महाराष्ट्र से हैं। जी सर। यवतमाल से। जी सर। आपकी सारी पढ़ाई लिखाई महाराष्ट्र से ही हुई है? जी सर। सारी पढ़ाई लिखाई आपने लिखा है कि महाराष्ट्र से है। पुणे से आपने स्कूलिंग किया है, उसके बाद अमरावती विश्वविद्यालय से आपने बीकॉम किया है। सर मैंने स्कूलिंग भी यवतमाल से ही। यवतमाल से ही की है, ठीक है। पुणे बोर्ड है आपका? जी सर। तो ये आपने 2009 में किया था? जी सर। अब तो 11 साल हो गए हैं इस बात को। जी सर। क्या कर रहे हैं तब से? सर 2009 के बाद से ही मैं प्रिपरेशन में आया था। 2010 और 11 में मैंने 2 अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया। तो 2012 में मुझे जॉब लेनी पड़ी। मैं कॉर्पोरेशन बैंक में एज अ मैनेजर ज्वाइन किया। उसके बाद 2018 तक मैं उसी पोजीशन पे रहा। 2018 के बाद दोबारा से मैं प्रिपरेशन में आया हूँ। आपने नौकरी छोड़ दी? जी सर। ऐसा आपने क्यों किया? आप एक रोजगार में थे। जी सर। और अब आप बेरोजगार हैं। जी सर। और आप बेरोजगार परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपकी उम्र 31 साल हो चुकी है। जी सर। क्यों आप अपने करियर के निर्णयों को लेकर इतना अनप्रेडिक्टेबल और गैर जिम्मेदार तरीके से क्यों कर रहे हैं? सर एक्चुअली मैं शुरू से क्लियर था कि सिविल सर्विसेज की ही तैयारी करनी है, लेकिन कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से मुझे जॉब में जाना पड़ा था। तो सर जब वो परिस्थितियाँ दुरुस्त हो गई, ठीक हो गई, तो फिर मैंने दोबारा निर्णय किया कि मुझे अटेम्प्ट करना चाहिए। और जॉब में रहते हुए मैंने 2017 का अटेम्प्ट दिया, लेकिन फिर से मैं क्लियर नहीं कर पाया, क्योंकि सर बैंकिंग में मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी बैंक्स में। इस वजह से सर मैंने सोचा कि फुल फ्लेश तैयारी की जाए। देखिए, आप बता चुके हैं कि इसका मतलब आप कई अटेम्प्ट्स दे चुके हैं और उनमें आप लगातार असफल रहे हैं। जी सर। हम लोगों की जाहिर है कि आपको लेकर शुभकामनाएं ही होंगी, लेकिन मान लीजिए आपका चयन नहीं होता है, जिसकी संभावना ऐसा तो नहीं है कि कम है, क्योंकि जिस तरह की परीक्षा ये है, उस स्थिति में आपके पास क्या विकल्प हैं? क्या करेंगे आप? सर उस बारे में तो मैंने सोचा नहीं है, लेकिन मैंने सोचा है कि अगर नहीं होता है तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की जो एग्ज़ाम है हमारी, 38 साल वहाँ पे उम्र है, तो मैं स्टेट सिविल सर्विसेज ट्राई करूँगा। संभव है कि आप वहाँ सफल हो जाएं, लेकिन कोई भी सामान्यतः ये बताएगा कि ये एक स्मार्ट करियर मूव नहीं है, एक वेल थॉट करियर मूव नहीं है। इसमें अनिश्चितता बहुत अधिक है। क्या इतने अनिश्चित और अव्याख्यायित निर्णय लेने वाले व्यक्ति को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जाना चाहिए? सर इसमें अनिश्चितता जरूर है, लेकिन सर देखिए, अभी तो आपके निर्णयों से आपका जीवन प्रभावित हो रहा है, तो आपके वो एकदम हक है ऐसे निर्णय लेने का। जी सर। लेकिन कल को अगर आपको प्रशासक बना दिया गया, जी सर, और आपके ऐसे ही अव्याख्यायित निर्णयों से पूरे जिले की या पूरे राज्य की या एक बहुत बड़ी आबादी की जीवन पर असर पड़ रहा होगा, तब तो ये निर्णय बहुत नुकसानदेह हो जाएंगे। सर मुझे लगता है मैं शुरू से क्लैरिटी थी मेरे अंदर सिविल सर्विसेज करने की, सिर्फ इस वजह से कि एक मुझे ब्रेक लेना पड़ा, क्योंकि फाइनेंशियल आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? आप तो बीकॉम से करके आए थे, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी विषय है, बैंकिंग में आप लगातार प्रैक्टिस में भी थे। जी सर। फिर आपने उर्दू साहित्य विषय क्यों लिया? सर कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी किए हुए मुझे बहुत साल हो चुके थे। 2009 में। आप तो बैंकर थे ना, तो काम तो वही कर रहे थे। जी सर, बैंकिंग एक डिफरेंट स्ट्रीम है और कॉमर्स में हम डिफरेंट चीज़ें पढ़ते हैं, बैंकिंग उसका एक पार्ट है। लेकिन सर 2007 तक मेरा एजुकेशन जो है वो उर्दू मीडियम में हुआ है, तो मैं लैंग्वेज को जानता था और मेरा एक इंटरेस्ट भी उसमें था, इस वजह से मैंने उर्दू लिटरेचर ऑप्ट किया। मुझे बताइए कि उर्दू भाषा जो है वह 8th शेड्यूल में कब शामिल होती है? सर उर्दू लैंग्वेज 8th शेड्यूल में शुरू से ही थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया हमने तभी से। तो कोई तिथि होगी क्या? ये 26 जनवरी 50 से थी, या 26 जनवरी 49 से थी, या सितंबर 49 से थी? कब से थी? सर 8th शेड्यूल जो है वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्म होने के बाद आया, तो हम ये कह सकते हैं कि 1950 से, 26 जनवरी 1950 से जब लागू हुआ कॉन्स्टिट्यूशन, तब से ही उसमें है। सारा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ है, या कुछ प्रावधान पहले लागू हो गए थे? जी सर, कुछ प्रावधान 26 नवंबर 1949 को भी हो गए थे। अभी हाल में एक विवाद रहा है जिसमें रेलवे के कुछ बोर्ड्स पे उर्दू के स्थान पर संस्कृत में नाम लिखे जाने की बात हुई है। जी सर। क्या ये विवाद है, और उर्दू से ऐसी क्या नाराजगी है जो जिसके चलते उर्दू हटा के संस्कृत में नाम लिखे जा रहे हैं, जबकि हिंदी में पहले से लिखे हुए हैं? सर ये नाराजगी का विषय तो नहीं है, उत्तराखंड की ये घटना है। उत्तराखंड में रेलवे स्टेशन के ऊपर में इंग्लिश हिंदी के अलावा उर्दू के अंदर में भी साइन बोर्ड्स और नाम लिखे हुए थे। चूंकि यूपी की एक ऑफिशियल लैंग्वेज थी उर्दू, इस और उत्तराखंड जो है इस्टवाइल यूपी का पार्ट था, इस वजह से वहाँ पे उर्दू लिखी हुई थी। लेकिन जब उत्तराखंड एक सेपरेट स्टेट बन गया तो वहाँ पर उर्दू को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं रहा, और उसके बाद से लेकिन फिर भी उर्दू जो है कंटिन्यू हुई। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उर्दू चूंकि सेकंड लैंग्वेज नहीं है, संस्कृत वहाँ की है, तो उर्दू का हटा के संस्कृत में। संस्कृत और हिंदी में नाम तो एक ही होगा, फिर ये अलग अलग कैसे कहा जा रहा है?
जी सर, लिखने में तो एक ही होगा। फिर क्या हिंदी में 2 बार लेकिन सर लैंग्वेज दोनों अलग अलग है, संस्कृत अलग लैंग्वेज है, हिंदी अलग। प्रॉपर नाउन में लैंग्वेज अलग कैसे होती है? आप तो भाषा के विद्यार्थी हैं, बताइए। सर क्या देहरादून को देहरादूनम का है क्या कहने लगेंगे संस्कृत में? सर संस्कृत में क्या कहेंगे वो तो मुझे नहीं पता। प्रॉपर नाउन तो वही रहता है ना? जी सर, प्रॉपर नाउन वही रहेगा। चलिए। आप महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्से से आते हैं जी सर। वहाँ किस तरह की समस्याएं हैं? सर मैं महाराष्ट्र के पूरब में जो विदर्भ का इलाका है वहाँ से आता हूँ। वहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो है वो बहुत ज्यादा लो है और लैक ऑफ डेवलपमेंट एक बड़ी समस्या है। किसानों से संबंधित क्या समस्या है? सर किसानों की से संबंधित समस्या ये है कि विदर्भ को जो है, विदर्भ में सबसे ज्यादा फार्मर सुसाइड की खबरें हमारे यहाँ पे देश में आती है और ये समस्या रूरल इंडेंटेडनेस की वजह से, क्रॉप फेल्योर की वजह से बहुत ज्यादा है। फार्मर्स के अंदर में काफी डिस्ट्रेस रहता है जिसकी वजह से वो एक्सट्रीम कदम उठा लेते हैं। ठीक है, आप ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग सेक्टर में लगभग 6 साल काम किए। जी सर। और किसानों की जो आत्महत्या हो रही कहीं ना कहीं उसमें जो अनऑर्गेनाइज्ड कह लीजिए बैंकिंग सेक्टर है, जी सर, वो भी बहुत हद तक जिम्मेदार है। जी सर। ठीक है, काफी अधिक इंटरेस्ट रेट पे उनको वो देना, मतलब जी सर। नहीं लगता कि सरकार को बहुत स्ट्रिक्ट होकर इन सबको बंद करवा देना चाहिए या इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन करना चाहिए? जी सर। आपको क्या लगता है? सर जहाँ तक इलीगल मनी लेंडिंग का सवाल है, प्राइवेट मनी लेंडिंग चूंकि लीगल भी है, उसके लाइसेंसेस भी होते हैं। जो लीगल है वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन जो इलीगल मनी लेंडिंग है उसको जरूर सरकार ने उसके ऊपर कदम उठाना चाहिए। लेकिन साथ ही जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ लेंडिंग है उसका आउटरीच बढ़ाना चाहिए। कहीं ना कहीं ये रिफ्लेक्ट होता है कि हमने इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग को बहुत ज्यादा वहाँ पे उसका पेनेट्रेशन नहीं हुआ है और इसीलिए लोग जो है उसका फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। दूसरे सर जो प्रोसीजरल जो डिफिकल्टीज है बैंक लोन लेने के अंदर में, तो लोगों को जनरली ये लगता है कि बैंक्स के अंदर में बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, बहुत ज्यादा कम्बरसम प्रोसेस है क्रेडिट का। इस वजह से वो प्राइवेट मनी लेंडर्स के पास जाते हैं जहाँ पे आसान तरीकों से उनको लोन मिल जाता है। एग्जैक्टली। तो सर ये कदम उठाने की जरूरत है कि हम बैंकिंग का जो पेनेट्रेशन है रूरल एरियाज में खास करके वो बढ़ाए और जो प्रोसीजर्स है लोगों को उसमें इजीनेस लाए। चलिए, उर्दू साहित्य आप पढ़ते हैं, भारत में उर्दू कैसे आई? मतलब कुछ बताइए इसके इतिहास के बारे में। सर 12वीं सदी के आखिर में उर्दू दिल्ली के अतराफ में, इसकी जन्मभूमि दिल्ली के अतराफ बताई जाती है, दिल्ली शहर और उसके अतराफ में। यहाँ खड़ी बोली राइज थी उस वक्त, खड़ी बोली बोली जाती थी और खड़ी बोली के अंदर में अरबी और फारसी और तुर्की अल्फाज जो है, जो बाहर से मुस्लिम्स आए थे यहाँ पे, वो जो जबानें बोलते थे उन जबानों के अल्फाज जब खड़ी बोली के अंदर में मिलना शुरू हुए तो एक नई जबान तैयार हुई जिसको शुरू में अलग अलग नामों से पुकारा गया। उसे हिंदी भी कहा गया, हिंदवी भी कहा गया, दहलवी भी कहा गया और उसके बाद में जो है 19वीं सदी में इसका नाम उर्दू पड़ा। 19वीं सदी में इसका नाम उर्दू पड़ा। अच्छा, 19वीं सदी में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसके समय हुआ उर्दू का? कोई ऐसा रूलर था क्या 19वीं सदी में? 19वीं सदी में रूलर बहादुर शाह जफर थे। वो खुद भी एक शायर थे और उनके ज़माने में बड़े शायर भी गुजरे हैं जिसकी वजह से उर्दू का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ। इनफैक्ट 19वीं सदी का जो निस्फ है, जो यानी 1850s का जो दौर है, वो उर्दू का सुनहरा दौर माना जाता है क्योंकि इस दौर में गालिब और ज़ौक़ जैसे बड़े पाए के शायर भी यहाँ मौजूद थे। अच्छा, अभी एक कंट्रोवर्सी हुई फैज अहमद फैज के कुछ उसको लेकर, इसके बारे में आपका क्या सोचना है? सर कंट्रोवर्सी को लेकर? हाँ बिल्कुल। सर फैज अहमद फैज की जो पूरी शायरी है वो एक तरह की रेसिस्टेंस पोएट्री है उनकी और सियासी शायरी भी उन्होंने की है। और जो रिसेंट कंट्रोवर्सी हुई है वो शेर उनकी एक नज़म के इंटरप्रिटेशन को लेकर हुई। आइडिया है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस पे? सर इसमें मेरी सोच ये है कि किसी भी शायर की पोएट्री को समझने के लिए उसके ज़माने और उसके जहन को समझना बहुत ज़रूरी है। हम एक नज़म का लिटरल मीनिंग ना लेते हुए उसको ये देखना चाहिए कि शायर ने किस कंटेक्स्ट में वो बात कही है और शायर की पूरी पोएट्री का जो मजमून है वो क्या है। ठीक है, एक अंतिम सवाल मेरा आप बता दीजिए कि अभी सर जैसा पूछ रहे थे कि नाम बदला जा रहा है कई जगह, जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, ऐसे कई जगह नाम बदले जा रहे हैं। जी सर। ठीक है, आप कहाँ तक उचित समझते हैं? क्या ऐसा किया जाना चाहिए? सर जहाँ तक नाम बदलने का सवाल है तो नाम
ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि नाम बदले जा रहे हैं। हर जमाने में नाम नहीं, वो तो बदलते ठीक रहे है। हैं, पॉपुलर रूलर्स ने नाम बदले हैं, और लोगों की जब पॉपुलर डिमांड होती है तो ऐसा रूलर्स करते हैं, ऐसा गवर्नमेंट्स ने किया है। सर मेरी इसमें राय ये है कि जो इसका दूसरा पहलू है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इसके अंदर में इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं उनको भी सोचा जाना चाहिए। ठीक, थैंक यू। अजहरुद्दीन जी सर। ये बताइए कि आपकी 3 क्वालिटी कौन कौन सी है जिसकी वजह से आईएएस बनना चाहिए? सर चूंकि मैं स्पोर्ट्स बैकग्राउंड कर रहा हूँ तो एक टीम वर्क और परसिवरेंस, मैं काफ़ी समय से तैयारी में हूँ। तीसरी चीज़ सर कंपैशन। बहुत समय से आप तैयारी में लगे हुए हैं। जी सर। तो इसको आप गुण मानते हैं या दोष मानते हैं? सर ये गुड और बैड के टर्म्स में तो मैं कैटेगराइज नहीं कर पाऊंगा। मैं क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका मामला है। किसी और का मामला होता तो कैटेगराइज कर पाते आसानी से। नहीं सर, किसी भी चीज को कैटेगराइज करने से पहले उसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी है। तो मेरा ये मानना है कि अगर किसी चीज में मुझे टाइम लग रहा है और उसके बावजूद मैं अगर उस चीज को परसू कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए गुड है। ओके, ठीक है। आप विदर्भ से आते हैं जो कि एक ड्राउट प्रोन एरिया है महाराष्ट्र का, जिस है ना, सूखा प्रवण क्षेत्र है। ड्राई फार्मिंग क्या होती है? ड्राईलैंड फार्मिंग से आपको क्या समझ आता है? सर ड्राईलैंड फार्मिंग जो हमारे जो रेनफेड एरियाज है, जहाँ पर इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं है, उन एरियाज में जो फार्मिंग होती है उन्हें हम ड्राईलैंड फार्मिंग कहते हैं। जहाँ पे रेनफॉल बहुत कम होती है, कुछ 100 सेंटीमीटर के नीचे अगर टेक्निकल डेफिनेशन पे जाए, और वहाँ पे इस तरह की क्रॉप्स उगाई जाती है जो जिसमें ज़्यादा पानी की खपत ना हो। जैसे कि सर जो हमारे पल्सेस है, बाजरा है, रागी है, इस तरह की जो क्रॉप्स है। लेकिन आपके के पास एक डिस्ट्रिक्ट है नागपुर, उसके संतरे बड़े प्रसिद्ध हैं। जी। ऐसी कौन सी कंडीशन, यावतमाल से नागपुर की कौन सी कंडीशन ऐसी है जो डिफरेंट है, जिसकी वजह से नागपुर में संतरों का न केवल उत्पादन होता है बल्कि भारत के सबसे बेस्ट क्वालिटी के संतरे होते हैं? जी सर, एक्चुअली विदर्भा की ये जो डिस्ट्रिक्ट है, यवतमाल मेरा डिस्ट्रिक्ट और नागपुर डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रेनफॉल जो है वो 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। मसला यहाँ पे स्टोरेज का है। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटी और स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। और नागपुर क्योंकि थोड़ा प्लेन रीजन में आता है तो वहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होती, इस वजह से वहाँ पे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। यवतमाल प्लेन एरिया क्यों नहीं है? सर यवतमाल जो है वो हिली एरिया रहा है और ब्रिटिश टाइम से इसे एक हिल स्टेशन में कैटेगराइज किया गया। कौन सा हिल है वहाँ पे? सर सतमाला हिल का पार्ट है। सतमाला हिल्स की जो चेन आ रही है वो नॉर्थन महाराष्ट्र में, वो उसी का पार्ट है यवतमाल। सतमाला के अलावा और कौन कौन से डेक्कन प्लेटों पे हिल चेन है? सर अजंता है। इनको उत्तर से दक्षिण की ओर आप क्रमानुसार सजा सकते हैं क्या? डेक्कन में सर